अच्छा, जो अब सवाल करने जा रहे हैं उसका नाम है पार्सले, जो कि कंसोलिडेशन का सवाल है। ठीक है, आप लोगों को अपनी एग्जाम किट के अंदर भी मिल जाएगा। इसके अंदर अब देखते हैं क्या चीज़ें आ रही है जो कि हमें देखनी होगी। अच्छा, सवाल है पार्सले। पार्सले इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हैज़ इन्वेस्टमेंट इन सेज एंड सेफ्रॉन। ऑल थ्री कंपनीज प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद IFRS। द प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ द ग्रुप इज डॉलर। जो ग्रुप की कंपनी है, जो ग्रुप है हमारा पार्सले, इसकी डॉलर है। ठीक है। एंड सेफ्रॉन, ये जो कंपनी है, सेफ्रॉन फंक्शनल करेंसी इज़ इन फ्रांस, FR है इसकी खुद की जो करेंसी है, फंक्शनल करेंसी, वो है FR। द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2004 आर प्रेजेंटेड बिलो। अच्छा, अब हमें PNL दी हुई है तीनों तीनों कंपनी की, पेरेंट की और बाकी इसकी दोनों सब्सिडरी की हमें PNL दी हुई है। रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल, GP, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, बाकी सारी चीज़ें हमें दी हुई है। अच्छा, अब सवाल क्या है हमारे पास? पहला रिक्वायरमेंट ए है, डिस्कस डिस्कस विद कैलकुलेशन हाउ पार्सले शुड अकाउंट फॉर सेक in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 30 April 20x4। हमारा ईयर एंड क्या है भाई? एक जगह लिख लो 30 अप्रैल 20x4 हमारा ईयर एंड है। अब हमें क्या करना है? इसने पूछा है कि जो कंसोलिडेशन है, जो सेज है हमारे पास की कंसोलिडेशन, इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी हमारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। अब सवाल क्या है इसके अंदर? हमें पैराग्राफ क्या दिया हुआ है? The following information is relevant to the preparation of the consolidated financial statement। अच्छा, हो क्या रहा है? सेल हो रहा है, सेल ऑफ शेयर्स इन सेक। Parsley acquired 70% of SEG's 1 million ordinary share for $6 million many years ago। पार्सले ने कितने 70% शेयर लिए थे सेक के, और सेक के कितने ओवरऑल शेयर थे? 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर, तो उसमें से 70% एक्वायर किए थे, मतलब कि 7 लाख उसने शेयर एक्वायर किए थे। और ये 7 लाख जो शेयर्स एक्वायर किए थे, ये कितने के इसने एक्वायर किए थे? 6 मिलियन की इसने कंसिडरेशन पे की थी। एट द एक्विजिशन डेट द कैरिंग वैल्यू ऑफ सेक नेट एसेट वॉज 5 मिलियन। हमारे पास नेट एसेट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 मिलियन की। एंड दिस वॉज डीम टू बी सेम एज द फेयर वैल्यू, मतलब यही फेयर वैल्यू है, क्योंकि हमें जिस दिन हम कंपनी को एक्वायर कर रहे होते हैं, हमें स्टैंडर्ड बोलता है कि हमें पूरी कंपनी को उस दिन, उस एक्विजिशन डेट पे पूरे के पूरे उसके नेट एसेट को फेयर वैल्यू पे लेके आना होता है, तो ये फेयर वैल्यू हमें गिवन है। The non-controlling interest was measured using the proportion of the net asset method। मतलब कि जो NCI निकल रही है वो किससे निकल रही है? वो प्रोपोर्शनेट मेथड से निकल रही है। किससे निकल रही है? प्रोपोर्शनेट मेथड से निकल रही है हमारे पास। गुडविल अराइविंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ सेक हैज़ नेवर बीन इम्पेयर्ड। ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें? ऑन 31 अक्टूबर 20x3, मतलब कि मतलब ड्यूरिंग द ईयर 6 महीने, क्योंकि हमारा ईयर एंड क्या है? 30 अप्रैल 20x4। मतलब शुरू कब हुआ होगा? शुरू हुआ होगा हमारा 1 मई 20x3 पे, और इसने कब डिस्पोज ऑफ किया? 31 अक्टूबर 20x3 पे, मतलब कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब कि 6 महीने के बाद इसने डिस्पोज ऑफ की। ठीक है। साल के फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने के 6 महीने बाद उसने सेक को डिस्पोज ऑफ किया है। अच्छा, उसने कितने डिस्पोज ऑफ किए हैं? पार्सले सोल्ड 3 लाख ऑफ इट्स शेयर इन सेक फॉर 6.5 मिलियन, मतलब कि 7 लाख में से 3 लाख शेयर उसने बेच दिए। और कितने के बेचे हैं उसने? 6.5 मिलियन के। मतलब अब उसके पास ओवरऑल होल्डिंग कितनी बची है? 4 लाख की, जो कि रिफ्लेक्ट करती है कितनी? 40% ऑफ होल्डिंग। The fair value of the interest retained was 9.5 million and the retained earning of SEX were 9 million as at 30 April 2003। इसने हमें इस दिन की ओपनिंग रिटेन अर्निंग हमें दी है। कितनी दे दी है उसने? हमें दे दी है 9 मिलियन की, उसने हमें रिटेन अर्निंग भी दे दी है स्टार्ट ऑफ द ईयर की। The only entry posted in the Parsley individual financial statement is to record the cash received and to credit those proceeds in suspense account। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? हमसे सवाल पूछा था ये जो अकाउंटिंग है सेक की, अब किस तरीके से होगी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर ड्यूरिंग द फॉर द ईयर एंडेड, जो भी पूरे साल भर कारनामे हुए हैं, ये किस तरह से अकाउंट फॉर हो रहे होंगे।
तो अगर हम बेसिक दिमाग से सोचें तो 6 महीने तक तो उसके पास होल्डिंग थी, मतलब इस दौरान 1 मई 2023 से लेके 31 अक्टूबर 2023 तक उसके पास होल्डिंग थी। तो इन 6 महीने तक हमारे पास सेक के ऊपर कंट्रोल था। क्या था? सेक के ऊपर कंट्रोल था, मतलब कि वो हमारी सब्सिडरी थी 6 महीने तक। तो 6 महीने तक हमें उसका प्रॉफिट एंड लॉस, पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें अपनी बुक्स के अंदर 6 महीने की प्रोरेट करके कंसोलिडेट करनी होगी। फिर 6 महीने के बाद डिस्पोज ऑफ होगी। 6 महीने के बाद कंपनी डिस्पोज ऑफ होगी। उस पर जो भी डिस्पोजल पे गेन और लॉस आ जा रहा होगा, जो भी गेन और लॉस आ रहा होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होगा हमारे पास। उसके बाद 6 महीने के बाद हमारे पास होल्डिंग बचती है 40%। मतलब कि हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो हम अंडर फॉल करेंगे IS 28, जिसके अंदर हमें करनी होगी क्या? इक्विटी अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। 6 महीने तक हमें कंसोलिडेट करनी होगी और 6 महीने के बाद हमें इक्विटी अकाउंटिंग करनी होगी सेक की। तो अब सवाल किस तरीके से शुरू करना है? अगर हमें याद हो कि हम जब डिस्पोज ऑफ करते हैं, अगर कोई भी कंपनी अगर हम डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हो अपनी सब्सिडरी, तो हम या तो फॉर्मेट से चल रहे होते हैं या तो हम एंट्रीज से चल रहे होते हैं। हम एंट्रीज क्या बना रहे होते हैं? सबसे पहले हमें पैसे रिसीव हुए होंगे कुछ, उसकी एंट्री बना रहे होते। दूसरी, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेके आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमने वो बाय बैक की भी हो वापसी इन्वेस्टमेंट, तो रिटेन इन्वेस्टमेंट जो बची है हमारे पास, वो वाली इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी अब हमारे पास, क्योंकि अब हमारे पास एज अ इक्विटी अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट आ रहा होगा, वो डेबिट हो जाएगी हमारे पास। अच्छा, NCI ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कंपनी हमने डिस्पोज ऑफ कर दी, तो NCI की होल्डिंग अपनी बुक से अपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से निकाल के उसको ख़त्म कर देंगे। तो उस कंपनी की NCI हमारे पास से निकल जाएगी, क्योंकि NCI एक्विटी पोर्शन में या एक्विटी के कॉलम में आ रही होती, तो वो ऑलरेडी क्रेडिट होती है, तो उसको कम करने के लिए डेबिट कर दिया हमने निकालने के लिए। और क्या करेंगे? क्रेडिट क्या करेंगे? नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी, जो भी उसकी वैल्यू बनती होगी एट द डेट ऑफ डिस्पोजल वाले दिन, वो उसकी नेट एसेट्स की वैल्यू निकाल देंगे। और क्या क्रेडिट करेंगे? जिस कंपनी को डिस्पोज ऑफ किया उसकी पूरी की पूरी उठा के गुडविल निकाल के फेंक देंगे। इनके दरमियान अगर कोई प्रॉफिट और लॉस आ रहा होगा, क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा तो हमारे पास गेन आ रहा होगा, अगर डेबिट साइड पे आ रहा होगा तो हमारे पास लॉस आ रहा होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दी हुई है चीज़ें। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ था कि भाई उसने पार्सले ने सोल्ड किए 3 लाख शेयर, जिस कितने के बेचे? 6.5 मिलियन के। तो हमारे पास एक चीज़ क्या दी हुई है? हमारे पास एक चीज़ दी हुई है, क्या? कैश दिया हुआ है 6.5 मिलियन का। दूसरी चीज़ हमें क्या दी हुई है कि उसने बोला जो 4 लाख के शेयर रिमेनिंग है, जो 4 लाख के हाँ, ये लिखा हुआ था फेयर वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट रिटेन, जो कि हमारे पास 4 लाख के शेयर बाकी है, उसकी जो वर्थ बनती है उस दिन, वो क्या बनती है? 9.5 मिलियन। तो हमें क्या दिया हुआ है? 9.5 मिलियन भी दिया हुआ है। अब हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है? हमें और कुछ नहीं दिया हुआ, हमें एक NCI निकालना है, हमें नेट एसेट्स की वैल्यू निकालनी है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल वाले दिन की, और हमें क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। और फिर इन दोनों के डेबिट और क्रेडिट के दरमियान जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, या तो वो गेन होगा या तो हमारे पास लॉस होगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ अब हमें क्या निकालनी है? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे अपने पास? गुडविल। उसने हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई थी? उसने बताया था जब कंपनी के 7 लाख शेयर खरीदे थे, वो कितने के खरीदे थे? उसने खरीदे थे 6 मिलियन के। कितने के खरीदे थे? कंसिडरेशन जो पे की थी उस दिन जब खरीदी थी कंपनी, हमने कितनी की कंसिडरेशन पे की थी? 6.5 मिलियन की। दूसरी चीज़ अब क्या लेंगे हम? अच्छा, अब इसमें बोला हुआ था क्योंकि हमें NCI प्रोपोर्शनेट मेथड पे निकालना है, तो हम इसमें गुडविल की कैलकुलेशन के अंदर अपने पास NCI को कंसिडर नहीं कर रहे होंगे, बल्कि जो हमारे पास नेट एसेट दिए हुए थे, कितने नेट एसेट दिए हुए थे हमारे पास? नेट एसेट हमें दिए हुए थे 5 मिलियन के। कितने दिए हुए थे हमें? द कैरिंग वैल्यू द सेड नेट एसेट वॉज 5 मिलियन। तो हमारे पास कितनी होल्डिंग है? हमारे पास 70% होल्डिंग थी, 70% ऑफ 5 इंटू 70%, हमारे पास कितना आ रहा है? 3.5 की वैल्यू आ गई। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या आ रहा होगा? गुडविल आ रही होगी। 6.5
माइनस 3.5 अच्छा हमारे पास गुडविल क्या आ रही है, हमारे पास गुडविल आ रही है 3 की, ठीक है। अच्छा अच्छा सॉरी 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 क्या था, 6 मिलियन, अच्छा ठीक है। हमारे पास जो कंसिडरेशन गिवन थी वो थी 6 मिलियन की, 6.5 नहीं थी, ठीक है। तो हमारे पास 6 माइनस 3.5, तो हमारे पास गुडविल आ रही है, गुडविल आ रही है कितने की, हमारे पास गुडविल आ गई 2.5 मिलियन की, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, ये तो हमारे, अच्छा क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो गुडविल जो निकली है वो ड्यूरिंग द ईयर या जब से खरीदी थी वो इम्पेयर नहीं थी, ठीक है, वो इम्पेयर नहीं हुई थी, मतलब ये जो गुडविल है यही गुडविल हमारे पास डिस्पोजल डेट पे जिस दिन हम कंपनी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं यही गुडविल हमारे पास यही वैल्यू आ रही होगी, ठीक हो गया। अच्छा अब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, अब दूसरी चीज़ हमें निकालनी है नेट एसेट्स, या हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एनसीआई भी निकाल सकते हैं, लेकिन एनसीआई के लिए हमें क्या चाहिए होगी, एक वर्किंग करनी होगी नेट एसेट्स की, तो हम क्या करते हैं पहले नेट एसेट्स निकाल लेते हैं। अच्छा अब हमारे पास उसने कहा था हमारे पास नेट एसेट, अच्छा जो हम 2 डब्बे बनाते थे, हमने जो सीखा था हम क्या बनाते, एक एक्विजिशन डेट पे और एक रिपोर्टिंग डेट पे क्या बना रहे होते, नेट एसेट के बॉक्सेस बना रहे होते, ठीक है। हमारे पास एक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल था, ठीक है, हमारे पास एक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल था जो कि पहले भी 1 मिलियन था और वो अब भी 1 मिलियन है, पहले भी 1 मिलियन था और अब भी हमारे पास 1 मिलियन है। अच्छा और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या गिवन है, ओपनिंग डेट वाले दिन हमें नेट एसेट की तो वैल्यू पूरी की पूरी गिवन है, तो मतलब जो उसने बताया हुआ है वो तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे 5 मिलियन की, ये नेट एसेट की वैल्यू बनती है। रिपोर्टिंग डेट पे अब हमें क्या निकालना है, रिपोर्टिंग डेट के हमें नेट एसेट्स निकालने हैं, हमें क्या चीज़ निकालनी है, रिपोर्टिंग डेट के हमें नेट एसेट्स निकालने हैं। अब हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, बाकी क्या आएगा हमारे पास, रिटेन अर्निंग्स आ रही होगी, क्या आ रही होगी, रिटेन अर्निंग्स आ रही होगी। अच्छा अब हमें क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 30 अप्रैल, 30 नहीं 1 मई, कहाँ गया ये लिखा हुआ 30 अप्रैल 20x3 पे, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो पिछले साल एंड हुआ था उस दिन जो रिटेन अर्निंग अक्यूमुलेट बनी हुई थी वो कितनी थी, 9 मिलियन थी, कितनी थी, 9 मिलियन थी। हमारे पास ये जो रिटेन अर्निंग आ रही है ये एट दी स्टार्ट ऑफ दी ईयर आ रही है, कितनी आ रही है, 9 मिलियन आ रही है। लेकिन लेकिन हमें हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि इस 6 में हमने कितनी जो डिस्पोज ऑफ की है कंपनी वो 6 महीने रखने के बाद डिस्पोज ऑफ की है, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक हमें उस कंपनी को अपनी बुक्स में कंसोलिडेट करना होगा, अपनी बुक्स में कंसोलिडेट करना होगा। तो ये 6 महीने हैं, ये जो 6 का प्रॉफिट है इसको हमें क्या करना होगा, प्रोरेट करना होगा, कितने से, 6/12 से, कितने से हमें प्रोरेट करना होगा, 6/12 से, 6 × 6 / 12 इज इक्वल टू 3 मिलियन। तो ये 3 मिलियन का प्रॉफिट हमारे ओवरऑल नेट एसेट के अंदर शामिल हो जाएगा, क्या होगा, ये ओवरऑल प्रॉफिट, ये ओवरऑल 3 मिलियन का प्रॉफिट हमारे नेट एसेट्स के अंदर शामिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो ओवरऑल नेट एसेट की वैल्यू बन रही है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल वो हमारे पास कितनी बन रही है, 9 + 1 10 और 13 आ गई, कितनी आ गई हमारे पास नेट एसेट की वैल्यू, हमारे पास आ गई है 13, जो कि हमारे पास डिस्पोजल डेट पे काम आ रही होगी। अच्छा अब एक और चीज़ क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है एनसीआई, क्योंकि एनसीआई प्रोपोर्शनेट मेथड था, क्योंकि एनसीआई प्रोपोर्शनेट मेथड से था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एनसीआई का प्रोपोर्शन ले लेंगे, कितना बनता था हमारे पास, ओपनिंग नेट एसेट कितने थे, एक्विजिशन डेट वाले दिन हमारे पास ओपनिंग नेट एसेट थे 5 मिलियन के, कितने थे, 5 मिलियन के, तो हम क्या करेंगे 5 × 30% दैट इज 1.5। अब मैंने ये ओपनिंग नेट एसेट और रिपोर्टिंग डेट का नेट एसेट क्यों निकाला, मैंने ओपनिंग डेट का नेट एसेट और रिपोर्टिंग डेट के 2 डब्बे क्यों बनाए, क्योंकि हमने जो पढ़ा था हम क्या करते थे, जो ओपनिंग और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग का ओपनिंग और क्लोजिंग नेट एसेट का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, क्या होता है हमारे पास, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जो कि ग्रुप या कहें पेरेंट और एनसीआई के दरमियान एलोकेट हो रहा होता है बेस ऑन देयर होल्डिंग। अगर तो मैं डायरेक्ट ले लेता तो मैं शायद हो सकता है ये भूल जाता 9 मिलियन का, क्योंकि ये जिस दिन से हमने एक्वायर किया है, जिस दिन से इस कंपनी को एक्वायर किया होगा उस दिन का इसके अंदर ओवरऑल
क्या होगा, ओवरऑल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा। क्या होगा, ओवरऑल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्योंकि इसने कहा था कंपनी बहुत सालों से खरीदी हुई है, तो ये जो 9 मिलियन थी हमें ओपनिंग इस साल के फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट के अंदर ये ओपनिंग अक्यूमुलेटेड रिटेन अर्निंग दी हुई थी। मतलब इसके अंदर जब से हमने कंपनी खरीदी होगी और अब तक का इसके अंदर प्रॉफिट शामिल होगा। और फिर हमने मजीद इसमें 6 महीने का इस साल का भी प्रॉफिट कर लिया, क्योंकि हमारे पास 6 महीने की होल्डिंग थी। तो हमने क्या किया, ओवरऑल इस 12 का हमने क्या किया, इस 12 का हमारे पास ये ओवरऑल प्रॉफिट है। ये ओवरऑल प्रॉफिट है कब का, जब से हमने कंपनी खरीदी थी और जब हमने इसको डिस्पोज ऑफ किया। मतलब जब से हमने कंपनी ए फॉर एक्वायर किया था और डी फॉर डिस्पोज किया, इस दौरान इस टेन्योर के अंदर एक्विजिशन से डिस्पोजल तक का ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो नेट एसेट 5 है, इसके अंदर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि नेट एसेट क्या होता है, नेट एसेट होता है हमारा इक्विटी का पोर्शन। और इक्विटी का पोर्शन किससे बनता है, हमारा नेट एसेट का किससे बनता है पोर्शन, एसेट माइनस लायबिलिटी। ये हमारा इक्विटी का पोर्शन होता है, मतलब 5 मिलियन इसमें ओवरऑल, जो कि इंक्लूड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी बनता है। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि बंदे को याद रहे, ये ना हो कि वो डायरेक्टली वो कहे कि वो 13 उठा ले और जो 5 को कंपेयर कर ले, वैल्यू आएगी, लेकिन उसकी बेसिक की जो चीज़ होगी क्या हो, हमारे पास बेसिक जो पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का, क्योंकि दोनों के अंदर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी शामिल है जब भी वो इम्पैक्ट खत्म करेगा उसका। तो हमारे पास एक्विजिशन से लेके डिस्पोजल तक का जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो कितना था, 12 था। तो 12 में से एक्विजिशन के बाद से जो प्रॉफिट कमाया है 12 मिलियन का, उसमें से कितना परसेंट एनसीआई का, 30% एनसीआई का हमारे पास। तो 12 इंटू 30% इज इक्वल टू 3.6, ओह सॉरी 13 इंटू 30% इज इक्वल टू, क्या आ रहा है, ओहो 12 इंटू 30% इज इक्वल टू 3.6। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ला हौल वला कुव्वत। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालना है, एरो भी बना दिया लेकिन दिमाग वहीं का वहीं अटका हुआ है। 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 13 माइनस 5। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे निकलता है, ओपनिंग नेट एसेट माइनस क्लोजिंग नेट एसेट्स। तो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास ये ज़ाहिर है रिटेन अर्निंग्स आई है, तो जब एक्वायर किया होगा वो भी शामिल होगा ना इसके अंदर। हमारे पास ओपनिंग नेट एसेट माइनस क्लोजिंग नेट एसेट निकाला, तो हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया 8 मिलियन का। और 8 मिलियन को मल्टीप्लाई किया हमने किससे, 30% से। 30% से मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 30% इज इक्वल टू 2.4। तो हमारे पास 1.5 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 3.9 हमारे पास एनसीआई की वैल्यू आ गई। कब की, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। जो उसकी कैरिंग अमाउंट बनती है एनसीआई की, वो हमारे पास आ गई। हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, हमारे पास था डेबिट, क्या किया था हमने, कैश 6 मिलियन का हमारे पास कैश था। दूसरा क्या था, जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट थी, जिसकी वैल्यू क्या थी, जिसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी, 9.5 थी हमारे पास, 9.5 था। और क्या किया हमने, डेबिट क्या करेंगे, एनसीआई की, जिसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली, 3.9 की। क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट हम करेंगे जो हमने नेट एसेट की वैल्यू निकाली है द डेट ऑफ डिस्पोजल की, जो कि बनती है कितनी हमारे पास, 13 की। और क्या क्रेडिट कर रहे होंगे हम, गुडविल कर रहे होंगे, जो कि हमने निकाली थी 2.5 की। तो हमारे पास कितना सम बन रहा है इसका, 6 प्लस 9.5 प्लस 3.9 इज इक्वल टू 19.4 माइनस 13 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 3.9 प्लस 9.5 प्लस 6 माइनस 13 माइनस 2.5, 13 और क्या था, 2.5, 6 प्लस 9.5 3.9 माइनस 13 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 3.9। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने किया था, कुछ था किधर लिखा हुआ था, हाँ सॉरी, हर जगह 6.5 की जगह 5 लिख रहे हैं, 6.5 की जगह 6 लिख रहे हैं। हमारे पास कितना बना है, 6.5 प्लस 9.5 प्लस 3.9 इज इक्वल टू 19.9 माइनस 13 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 4.4।
हमारे पास 4.4 का क्या आ रहा है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, जो कि हमारे पास किस में जा रहा होगा, ये हमारे पास P&L में जा रहा होगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास सवाल क्या था, उसने पूछा था कैसे अकाउंट फॉर होगा। तो हमने पहले बता देंगे हम कि भाई 6 महीने तक, क्योंकि हमारे पास कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंसोलिडेट कर रहे होंगे कितने टाइम तक, 6 महीने तक। 6 महीने तक हमारे पास इसकी P&L हमारे पास प्रोरेट होकर कंसोलिडेट हो रही होगी। उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद होगा इक्विटी अकाउंटिंग, क्योंकि हमारे पास उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हमारे पास 40% ऑफ द होल्डिंग अभी भी बाकी है। क्या है, 40% ऑफ द होल्डिंग अभी भी हमारे पास बाकी है। तो हमारे पास क्या आएगा, जो अब रिमेनिंग जिस दिन हमने डिस्पोज किया था, अब उसकी वैल्यू क्या बनती है, रिटेन इंटरेस्ट की हमारे पास जो वैल्यू बनती है, कितनी बनती है, 9.5 की थी, 9.5 ये सही, बार 0.5 के मसले हो रहे हैं। और फिर आफ्टर एक्विजिशन के बाद क्या लेंगे हम, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट के अंदर 6 महीने तक तो हमने कंसोलिडेट कर दिया। अब जो रिमेनिंग 3 मिलियन है उसके अंदर हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, मतलब जितनी अब हमारे पास होल्डिंग है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारे पास अपनी इक्विटी अकाउंटिंग में आ रहा होगा। हमारे पास ओवरऑल 7 लाख शेयर थे, हमने 3 लाख बेच दिया और 4 लाख रहेगा, और उसकी होल्डिंग कितने, ऑलरेडी ओवरऑल शेयर कितने थे, 1 मिलियन। तो हमारे पास 1 मिलियन में से 4 लाख शेयर थे, मतलब हमारे पास 40% ऑफ होल्डिंग बाकी है। तो 3 मिलियन का 40% इज इक्वल टू 1.2। ये 1.2 हमारे पास क्या हो रहे होंगे, हमारे पास सिंगल लाइन आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जा रहा होगा, और ये हमारे पास हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को बढ़ा रहा होगा, जो कि हमारे पास 9.5 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 10.7 की हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एट द डेट ऑफ क्लोजिंग आ जाएगी, दैट इज 30 अप्रैल 20x4। तो हमारे पास जो पार्ट 1 था, जो कि रिलेटेड किससे था, डिस्कस विद द कैलकुलेशन हाउ पार्सल शुड अकाउंट फॉर स्टेक इन द कंसोलिडेटेड में प्रॉफिट और लॉस, जो 8 मार्क्स का सवाल था वो यहाँ पे ख़त्म होता है, पार्ट 1। अच्छा, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो आप एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिख रहे होंगे इसके अंदर, क्योंकि बताएंगे भाई फिर तरीके बिजनेस कम्बाइनेशन के हिसाब से हमारे पास कंपनी के ऊपर कंट्रोल था, क्योंकि हमारे पास 70% होल्डिंग थी। या हम समझा देंगे कि एवरेज थ्योरी बोलता है, फिर हम बताएंगे डिस्पोजल तक के, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल है 6 महीने तक, क्योंकि हमारे पास होल्डिंग है, तो हम 6 महीने तक इसको कंसोलिडेट कर रहे होंगे। जो भी डिस्पोजल पे प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा होगा, वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जा रहा होगा। फिर हम बताएंगे क्योंकि हमारे पास अभी भी 40% होल्डिंग है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो अंडर IAS 28 इन्वेस्टमेंट एसोसिएट हम इसको इक्विटी अकाउंटिंग के तौर पे इसको अकाउंट फॉर कर रहे होंगे, और जो भी 6 महीने का रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो एज एन शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारे पास सिंगल लाइन आइटम हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिपोर्ट हो रहा होगा। अच्छा, अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है डिस्कस विद कैलकुलेशन हाउ पार्सले शुड अकाउंट फॉर सैफरॉन in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended। अब क्या बताना है, how parsley should be account for saffron in the consolidated, मतलब कि जो अब इसमें भी सेम सवाल है कि इसको अकाउंट फॉर कैसे करना है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अच्छा, अब क्या किया है इसने सैफरॉन के अंदर, ऑन 1 मई 20x3, मतलब कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पे इसने कंपनी एक्वायर की है। क्या किए, पार्सले परचेज 60% ऑफ द सैफरॉन 1 मिलियन FR1 ऑर्डनरी शेयर फॉर 70 मिलियन FR 71 मिलियन, मतलब कि इसने क्या किया, 60% ऑफ 1 मिलियन में से इसने शेयर एक्वायर कर लिए, 1 मिलियन के 60% एक्वायर कर लिए शेयर, मतलब कि उसने 6 लाख शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं। और ये 6 लाख कितने के, उसी की करेंसी के अंदर बताया हुआ है, उसी की मतलब सैफरॉन की करेंसी में बताया हुआ है, मतलब उसने FR 71 मिलियन के ये 6 लाख शेयर्स खरीदे थे। The non-controlling interest at acquisition was valued at FR 29 million using the fair value method, मतलब हमें NCI भी given है कितनी, FR 29 million। At 1 May 20x3 the carrying value of saffron net asset was FR 60 but the fair value was 70, मतलब कि जो फेयर वैल्यू और नेट एसेट के अंदर एक डिफरेंस आ रहा है, मतलब नेट एसेट की जो वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट है, वो 60 मिलियन है, और जो फेयर वैल्यू बनती है वो कितनी है, 70 मिलियन FR। The excess in the fair value was due to an unrecognized brand with a remaining useful economic life of 5 years at the acquisition date।
ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है कि फेयर वैल्यू द एक्सेस इन फेवर ड्यू टू अनरिकग्नाइज, मतलब एक ब्रांड था, एक इंटेंजिबल एसेट था जो कि रिकग्नाइज नहीं किया हुआ था, उसकी वजह से 10 का मिलियन का डिफरेंस आ रहा है, ऐड होगा ना, 10 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है, जिसकी यूजफुल लाइफ एट द एक्विजिशन डेट कितनी थी, 5 ईयर्स थी। ठीक हो गया। फिर बताया हुआ है अप्रैल 2003 इट वाज डिटरमाइंड दैट द गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन वाज इम्पेयर्ड बाय एफआर 4 मिलियन। अब हमें काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें दी हुई हैं, तो हम एक जगह पहले इस चीज़ को लिख लेते हैं। अच्छा, हमने जो कंसिडरेशन पे की है वो कितनी पे की है, FR 71 मिलियन। ठीक है, FR 71 मिलियन हमने कंसिडरेशन पे की है, और हमें फेयर वैल्यू ऑफ NCI भी गिवन है, कितनी दी हुई है, 29 मिलियन FR में दी हुई है। ठीक हो गया। फिर हमें क्या दिया हुआ है, नेट एसेट का डिफरेंस बताया हुआ है कि भाई ये जो नेट एसेट है, ये जो नेट एसेट है, जो इसकी कैरिंग अमाउंट थी वो 60 थी, और जो इसकी फेयर वैल्यू थी वो थी 70। जो ये डिफरेंस आ रहा है ये एक इनटेंजिबल एसेट की वजह से आ रहा था जो कि रिकग्नाइज नहीं होता, और जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स है एट एक्विजिशन डेट। अच्छा, एक्सचेंज रेट वगैरह हमें दिए हुए, और उसने बताया कि हमारी जो गुडविल थी, जो गुडविल है वो कितने से इम्पेयर हो गई थी। गुडविल जो है हमारी, गुडविल इम्पेयर्ड बाय FR 4 मिलियन। सही है, उसने 4 मिलियन से हमारी गुडविल भी इम्पेयर हो गई। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास चीज़ें खत्म हो गई। अब उसने क्या पूछा है, डिस्कस विद कैलकुलेशन हाउ पासेज टू अकाउंट फॉर सेफ्रॉन इन द कंसोलिडेशन में प्रॉफिट और लॉस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड। सवाल बहुत आसान है। हमने जो एक्विजिशन पढ़ी थी, फॉरेन वाला जो हमने लेक्चर पढ़ा था, फॉरेन कंसोलिडेशन वाला, तो हमने पढ़ा था जिस दिन हम कंपनी एक्वायर कर रहे थे, कोई भी फॉरेन करेंसी, फॉरेन ऑपरेशन वाली या फॉरेन कंट्री की जो हमारी कोई सब्सिडरी है उसको एक्वायर कर रहे होते हैं, तो हम उसके नेट एसेट्स को भी क्या करते हैं, जब उसके नेट एसेट होते हैं वो गिवन उनकी फंक्शनल करेंसी में होते हैं, फिर हम आखिरी दिन रिपोर्टिंग डेट वाले दिन को पूरी की पूरी उसके नेट एसेट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हम एसेट और लायबिलिटीज़ को क्लोजिंग डेट पे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इक्विटी वाले पोर्शन के अंदर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो नेट एसेट होते हैं ओपनिंग वाले, उसको ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जो उसके अंदर प्रॉफिट आ रहा होता है उसको एवरेज रेट पे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्लोजिंग नेट एसेट को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और फिर उसमें जो गेन और लॉस आ रहा था वो उसी में जा रहा होता है। हमने एक और बार पढ़ी थी, अगर कोई हम कंपनी एक्वायर कर रहे हैं तो उसके नेट एसेट, क्योंकि हम एसेट को भी उसकी फॉरेन करेंसी में ले रहे होते तो हम गुडविल को भी उनकी ही करेंसी में निकालते हैं। अब उनकी जब गुडविल एक्वायर कंपनी एक्वायर करते हैं तो जब उस कंपनी की जो गुडविल निकालते हैं वो भी उन्हीं की फंक्शनल करेंसी, जो फॉरेन वाले की फॉरेन सब्सिडी की जो फंक्शनल करेंसी है उसी करेंसी में हम गुडविल निकाल रहे होते हैं। तो इन दिस केस हमारे पास सेफ्रॉन की FR फंक्शनल करेंसी है, तो हमें उसी की ही करेंसी के अंदर हमें गुडविल निकालनी होगी। अब सबसे पहले हमें निकालनी है गुडविल। इसमें निकलेगी, FR में निकलेगी। हमने कंसिडरेशन कितनी पे की थी, हमने लिखा था 71 मिलियन हमने कंसिडरेशन पे की थी। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ NCI गिवन है, प्रोपोर्शनल मेथड यूज़ नहीं हुआ, तो फेयर वैल्यू ऑफ NCI इसके अंदर ऐड करेंगे, जो कि बनती है कितनी, 29 मिलियन। कितना हो गया, 100 हो गया। इसमें से क्या माइनस होगा, नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट, जो कि हमें बताए हुए थे 70 है ना कि 60, क्योंकि जो डिफरेंस था वो 10 मिलियन का था, जो कि अराइज हो रहा था एक इंटेंजिबल एसेट जो कि रिकग्नाइज नहीं हुआ हुआ था। तो हमारे पास गुडविल आ गई कितनी, 13 फंक्शनल करेंसी इटसेल्फ। अब फिर हमने पढ़ा था कि भाई हम इस जो गुडविल निकालते हैं फिर हम इसको रीट्रांसलेट करते हैं रिपोर्टिंग डेट पे एक डब्बा बना के। अब गुडविल की हम क्या कर रहे हैं, रीट्रांसलेशन, क्या कर रहे हैं, गुडविल की रीट्रांसलेशन कर रहे हैं। ओपनिंग दिन क्या थी, अच्छा ये FR में गिवन है, एक्सचेंज रेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे जो होगा, और उसको आ जाएगी हमारी कन्वर्जन किस में, डॉलर्स में, जो कि पेरेंट की कंपनी है जिसमें इसको रिपोर्ट होना है। ओपनिंग जिस दिन हमने एक्वायर की थी उस दिन गुडविल क्या थी, 30 FR थी। कितनी थी, 30 FR थी। और उस दिन एक्सचेंज रेट क्या बनता है, 5 का बनता है। 5 से ये क्या होगी, डिवाइड होगी।
क्या होगी 5 से, क्योंकि हमारे पास क्या है, $1 के अंदर हमें 5 FR मिलते हैं। तो हमें बड़े से छोटे पे जाना है, क्या है, बड़े से छोटे पे जाना है, मतलब ज़्यादा वैल्यू से कम पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू $6 मिलियन। फिर हमारे पास क्या हुई थी, इम्पेयरमेंट हो गई थी। हमारे पास क्या हो गई थी, इम्पेयरमेंट हो गई थी, कितने से, FR4 से। क्योंकि इम्पेयरमेंट PNL का आइटम है, फॉर द ईयर का अमल है, फॉर द ईयर की चीज़ है, तो हम इसको किससे किससे डिवाइड करेंगे, एवरेज रेट से, एवरेज रेट से। तो हमारे पास एवरेज रेट कितना है, 4.6 का। तो 4 डिवाइड बाई 4.6 इज इक्वल टू 0.9। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, 1 पॉइंट कितनी बन रही है, 6 माइनस 0.9, 5.1। 5.1 के अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और हमारे पास ये रिमेनिंग कितनी बनी है, 26 बनी है। अब क्लोजिंग डेट पे हमारे पास कितना बचा, ये FR 26 बना है, कितना बचा हुआ है, 26 बना हुआ है। और क्लोजिंग डेट का जो हमारे पास रेट है वो क्या गिवन है, $4 का, कितने का, $4 का। 26 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हमारे पास 6.5। तो हमारे पास गुडविल एक तरीके से हमारे एक्सचेंज रेट की वजह से रीवैल्यू हो गई है, एक्सचेंज रेट से बढ़ गई है, एक्सचेंज रेट की वजह से उसकी वैल्यू गुडविल की बढ़ गई है। तो हमारे पास एक क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्सचेंज गेन आ रहा है, कितने का, 1.4 का। कितने का, 1.4 का हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सचेंज गेन। ये एक्सचेंज गेन 1.4 का पेरेंट और NCI के दरमियान बढ़ जाएगा, बेस ऑन देयर होल्डिंग, दैट इज 60% और 40%। और ये गेन किधर जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर हमारे पास ये गेन एक जा रहा होगा। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, नेट एसेट की रीट्रांसलेशन करनी होगी। अब हमें क्या करनी होगी, एक नेट एसेट की रीट्रांसलेशन करनी होगी। क्योंकि हमारे पास कहाँ कहाँ से रिजर्व बन रहे होते हैं एक्सचेंज रेट के, क्योंकि हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना। तो हमें याद रखना होगा एक गुडविल की वजह से हमारे पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ रही होगी, क्योंकि एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आ रहा होगा। दूसरी चीज़ हमारे पास नेट एसेट की कन्वर्जन पे आ रहा होगा। किस चीज़ पे आ रहा होगा, एक हमारे पास दूसरा गेन जो नेट एसेट होते हैं उसकी कन्वर्जन पे आ रहा होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, नेट एसेट का रीट्रांसलेशन निकालना है। हमारे पास ओपनिंग नेट एसेट गिवन थे हमारे पास, कितने, ओपनिंग नेट एसेट हमारे पास गिवन थे कितने, उसने बताए हुए थे, नेट एसेट 70 थे ना, 70 ही थे। अच्छा, FR, एक्सचेंज रेट और डॉलर्स में ओपनिंग नेट एसेट थे हमारे पास 70 मिलियन। फिर हमने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। कितने का प्रॉफिट कमाया था भाई सेफ्रॉन ने, 30 का उसने प्रॉफिट कमाया था। ये गिवन है, 30 का प्रॉफिट गिवन था। अच्छा, 30 का प्रॉफिट गिवन था, क्योंकि प्रॉफिट पूरे साल का अमल है, तो हम इसको किससे डिवाइड कर रहे होंगे, एवरेज रेट से डिवाइड कर रहे होंगे। अब एक और चीज़ जो लोग भूल जाते हैं वो क्या है, क्योंकि हमने देखा था कि जो डिफरेंस आ रहा था, ये जो डिफरेंस आ रहा था ये एक इनटेंजिबल एसेट की वजह से आ रहा होता है। तो इस इनटेंजिबल एसेट को लोग कंसिडर करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन हमारे पास उसने बता दी थी कि जो 60 और 70 का डिफरेंस आ रहा है वो एक अनरिकग्नाइज इंटेंजिबल एसेट है जो रिकग्नाइज नहीं किया था। तो हमें एक इनटेंजिबल एसेट भी रिकग्नाइज करना होगा। तो हमने 10 बिलियन के इनटेंजिबल एसेट की बुक्स में रिकग्नाइज किया होगा। तो ये इनटेंजिबल एसेट 5 साल पे एमोटाइज भी हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 साल पे एमोटाइज भी हो रहा है। तो इसकी एमोटाइजेशन भी फिर यहाँ पे कंसिडर नहीं हुई थी, क्योंकि वो अनरिकग्नाइज है। जो नेट एसेट दिए हुए थे उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया था। तो हमने नेट एसेट कुछ डिफरेंस निकाला, वो किसकी वजह से आ रहा है, इंटेंजिबल एसेट की वजह से आ रहा है। जब हम रिकग्नाइज करेंगे तो फिर उस पर एमोटाइजेशन भी लग रही होगी 2 मिलियन की। तो हमारे पास एक क्या आ गई, एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट ऑफ 2 FR के अंदर, क्योंकि वो वैल्यू 10 की ये जो गिवन थी ये सब FR में थी, तो हमें इसको भी एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये एमोटाइजेशन भी पूरे साल का अमल है। तो हमारे पास रेट कहाँ गिवन थे, 4, ओपनिंग हमारे पास दिया हुआ है 5, 4.6, 4.6, और फिर हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग डेट के नेट एसेट जो हमारे पास बचते हैं। 70 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 14, 30 डिवाइडेड बाई 4.6
इज इक्वल टू 6.52, 2 डिवाइडेड बाय 4.6 इज इक्वल टू 0.4344 कर लेते, 0.44। हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, 14 माइनस 6 पॉइंट नहीं 14 प्लस 6.52 माइनस 0.44, 20.08 बन रहा है हमारे पास। कितने एफ आर का, 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 98। अब क्लोजिंग नेट एसेट हमारे पास 98 आ गई, यही सेम चीज़। इसको हम कन्वर्ट किस पे करेंगे, क्लोजिंग डेट के रेट पे, जो कि हमारे पास कितना है, 4 है, गिवन है 4। तो 98 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 24.5। अब हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि हमारे नेट एसेट की वैल्यू बढ़ गई है 20.05 से 24.5 आ गई। तो हमारे पास एक गेन आ रहा है कितने का, 4.45 का। क्या आ रहा है, एक्सचेंज गेन आ रहा है। अब ये एक्सचेंज गेन जो यहाँ पे आया है हमारे पास 4.45 का, ये पेरेंट और एनसीआई के दरमियान 60-40 जो इनका रेशो है उसमें एलोकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे पास 60-40 का हमारे पास एलोकेट हो जाएगा। हमारे पास कितना बनता है अभी, 4.45, 2 पॉइंट कितना बन रहा है ये, 4.5 का 2.67 और 4.45 का 40% हमारे पास बनता है कितना, 1.78। इसी तरह एक और हमने क्या निकाले थे, ये निकाले थे 1.4 का 60%, 0.84 यहाँ बन रहा था हमारे पास एक, और 1.4 का 40% इज इक्वल टू 0.56 एनसीआई का बन रहा था। ठीक हो गया। तो अब हमें क्या करना है, सवाल है डिस्कस के बारे में, क्योंकि हमें डिस्कस करना है। डिस्कस विद कैलकुलेशन हाउ पासेज शुड अकाउंट फॉर सैफरन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो हम सबसे पहले बात क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू IFRS 3 बिजनेस कम्बाइनेशन, all identifiable net asset of the subsidiary being acquired should be consolidated, should be bring to all the net assets should be bring to fair value at the date of acquisition। फिर हम बताएंगे और जो भी इसके दरमियान डिफरेंस आ रहा है ना, जो फेयर वैल्यू गिवन है नेट एसेट की, और जो कैरिंग अमाउंट की, जो नेट एसेट की वैल्यू गिवन है, उन दोनों के दरमियान जो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट एंड फेयर वैल्यू नेट एसेट के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है एक इंटेंजिबल एसेट की वजह से, जो कि इनको रिकग्नाइज करना होगा, क्योंकि ये इन्होंने। अच्छा, अब हमारे पास ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअल की पर्पस से बनी हुई है। क्या है, इंडिविजुअली, अकेली खुद की सैफरॉन की फॉर इट्स ओन इंडिविजुअल पर्पसेस बनी हुई। तो इसके अंदर वो 10 मिलियन का इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज नहीं हुआ होगा। वो हमें अपने पास जब हम उसको कंसोलिडेट कर रहे होंगे तो रिकग्नाइज करना होगा, क्योंकि इसमें कंसोलिडेट नहीं हुआ तो हमें रिकग्नाइज करना होगा। फिर हम बताएंगे, क्योंकि कंसोलिडेट करते हुए हमने रिकग्नाइज किया होगा, तो फिर हम इस पर एमोटाइजेशन चार्ज कर रहे होंगे ऑफ ₹2 मिलियन। फिर हम बताएंगे क्योंकि सेफ्रॉन एक ओवरसीज सब्सिडरी है, तो ये जो एमोटाइजेशन की एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये फॉर द ईयर P&L का आइटम है, तो ये क्या होगा, ये होगा एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट बाय यूजिंग द एवरेज रेट, और फिर हमारे पास एक वैल्यू गिवन आ जाएगी, क्योंकि ये P&L का आइटम है, तो उसको हम एवरेज रेट से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। सारे रिजल्ट जो भी इसका P&L, प्रॉफिट लॉस, ये सब हम क्या कर रहे होंगे, कंसोलिडेट कर रहे होंगे। ओवरऑल जो भी इसकी P&L होगी पूरी की पूरी, हम उसको कंसोलिडेट कर रहे होंगे बाय यूजिंग दी एवरेज रेट। फिर हम बताएंगे कि भाई इसमें से जो भी चीज़ें हैं P&L में से, उसमें से कुछ एलोकेट होगी पेरेंट को, कुछ होगी एनसीआई को। वो जो हम टेबल बनाते थे, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर पेरेंट और एनसीआई एंड अदर ये, और टोटल प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और एनसीआई वाली बात बताते हैं। फिर हम बताएंगे क्योंकि हमने कंपनी जो एक्वायर की है वो एक ओवरसीज सब्सिडरी है, तो जो भी इस पर गुडविल आ रही होगी, हम पहले उसको
उसकी करेंसी में निकालेंगे और फिर उसको जब कन्वर्ट करेंगे रिपोर्टिंग डेट पे, तो जो भी एक्सचेंज गेन और लॉस आ रहा होगा ड्यू टू एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा और दोनों को पेरेंट और एनसीआई को एलोकेट हो जाएगा। फिर हम बताएंगे क्योंकि फॉरेन सब्सिडरी, तो हम इसको नेट एसेट को जब हम कन्वर्ट करेंगे रिपोर्टिंग डेट वाले रेट पे, तो देयर विल बी अ डिफरेंस अराइजिंग ऑफ एक्सचेंज रेट विच विल बी एलोकेटेड टू पेरेंट एंड एनसीआई बेस्ड ऑन देयर प्रोपोर्शनेट होल्डिंग एंड इट विल बी रिपोर्टेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो सवाल है 8 मार्क्स का, वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है।